गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में। न्यूरोस्पोरोजेनेटिक्स देखी थी, सेक्स डिटर्मिनेशन देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने पेडिग्री एनालिसिस किया था। और पेडिग्री एनालिसिस के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको उसका मेथड बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, रिसेसिव को चूज करो, ठीक है, सेक्स लिंक रिसेसिव को चूज करो, उसके बाद सेक्स लिंक डोमिनेंट, उसके बाद आप ऑटोजोम डोमिनेंट, ठीक है, और उसके बाद ऑटोजोमल रिसेसिव। आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर रहेगा स्टूडेंट्स, वो बेसिकली किस चीज से रिलेटेड रहेगा, वो हमारा लेक्चर रहेगा आपका किससे, म्यूटेशन से, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं पहले कि बेसिकली देखो, हमारी जो सेल होती है, आज का हमारा लेक्चर रहेगा पूरा म्यूटेशन के बारे में। हमारी जो सेल होती है, सेल के अंदर हमें पता है क्या होता है। सेल के अंदर होता है सर, हमारी एक सेल होती है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। हमारी एक सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर अंदर होते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर होता है डीएनए, ठीक है ना, डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं, ठीक है ना, जीन होते हैं। अगर बेटा इनमें से किसी में भी अगर हमारी जो नॉर्मल कंडीशन है उनमें चेंज आ जाए, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन में अगर नॉर्मल कंडीशन से चेंज आ जाए, तो वो क्या होता है, एक म्यूटेशन होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये मटेरियल ऐसे हैं जो कि इनहेरिटेबल है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। अगर उनमें कोई भी एकदम सडन चेंज आ जाता है तो मैं उसको क्या बोलता हूं, म्यूटेशन बोलता हूं, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन दिखाता है उसको मैं बोलता हूं म्यूटेंट्स। क्या बोलता हूं स्टूडेंट, म्यूटेंट्स, ठीक है। अगर मान लो एक पॉपुलेशन है जिसमें ए नाम की स्पीसीज है, ए नाम की स्पीसीज सारी, और कभी एक नाम की स्पीसीज बी नाम में बदल जाती है, म्यूटेशन आने से वेरिएशन आ जाती है, तो ये जो होगा बेटा, इसको मैं इस पॉपुलेशन का क्या और भी बोल सकता हूं, वेरिएंट भी बोल सकता हूं कि ये क्या है, एक वेरिएंट है, ये और लोगों से अलग है, ठीक है। और जो एजेंट, जो फैक्टर्स कोज करते हैं किसको, म्यूटेशन को, उसको मैं क्या बोलता हूं, म्यूटाजेंस बोलता हूं, ठीक है। कई बार ये म्यूटेशन जो होती है वो बहुत स्मॉल चेंज भी लाती है, कई बार काफी बड़े भी लाती है, ठीक है, वो हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक की, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है म्यूटेशन की। बेटा पहली बात तो ये कि कई अगर म्यूटेशन होती भी है ना, तो वो आपकी हमेशा मोस्टली टाइम पे बेटा कैसी नेचर की रहती है, रिसेसिव नेचर की रहती है। ये चीज आप लोग गांठ बांध लो कि अगर म्यूटेशन हुई तो वो चीज आपकी कैसी होती है, रिसेसिव होती है। क्योंकि अगर कोई चीज वाइल्ड टाइप है तो बहुत रेयर चांस होता है कि वो जो आपकी म्यूटेशन है वो देखने को मिले, इसलिए आपकी रिसेसिव जो है वो आपकी म्यूटेशन पाई जाती है मोस्टली टाइम पे, ठीक है ना। तो एलील्स के अंदर म्यूटेशन रिसेसिव होती है। मोस्ट म्यूटेशन काफी हार्मफुल होती है और कुछ म्यूटेशन काफी बेनिफिशियल होती है। स्पॉन्टेनियस जो म्यूटेशन होती है काफी लो रेट पे होती है, क्योंकि बेटा हमारा जो डीएनए होता है ना, इसमें 0.1% आपका कोडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर चेंज आपका बहुत माइन्यूट होता है, ठीक है। और जो आपका जो जीन होता है जिसमें चेंज आया है उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल जीन, ठीक है। और आपको पता है जैसे मान लो आजकल कोरोना हो रहा है, ठीक है ना, कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया बनाते थे ना जहाँ पे ज्यादा कोरोना होता है, उसी तरीके से बेटा जहाँ पे म्यूटेशन होती है वो म्यूटेशन का हॉटस्पॉट हो सकता है, ठीक है ना। म्यूटेशन बेटा आपकी कोई सी बॉडी के अंदर देखो दो तरीके की सेल होती है, एक होती है सोमेटिक और एक होती है बेटा जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल्स होती है जो स्पर्म और एग होती है, जो कि पास ऑन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और जो सोमेटिक सेल्स होती है वो पास ऑन नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल्स में दोनों म्यूटेशन हो सकती है। तो म्यूटेशन हुई और पास कौन सी होगी आपकी, जो जर्मिनल सेल में म्यूटेशन होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते बेटा हिस्ट्री की। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने म्यूटेशन का नाम दिया वो था बेटा कौन, सेथ राइट, ठीक है। कब दिया बेटा, 1791 में इसने क्या दिया, सबसे पहले म्यूटेशन का नाम दिया।
उसके बाद होगो डी वरीज ने क्या किया, 1900 में एक प्लांट था ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इसको हम प्राइम रोज भी बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने म्यूटेशन की स्टडी की थी, ठीक है। उसके बाद टीएच मॉर्गन आए थे, जिन्होंने किसके, ड्रोसोफिला के ऊपर स्टडी की थी और इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी दी थी, ठीक है। उसके बाद एच जे मूलर आए थे और इन्होंने बेटा इंपॉर्टेंट चीज की, क्या, इन्होंने इंड्यूस्ड म्यूटेशन की। इंड्यूस्ड म्यूटेशन मतलब कि इन्होंने खुद म्यूटेशन करवा के देखी, किसकी वजह से, एक्स रे की वजह से। कौन सी सन में, 1927 में इन्होंने खुद म्यूटेशन करा के देखी थी, ठीक है। उसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट आए थे बेडल और टैटम, इसका एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं आपको, बेडल और टैटम। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया, जैसे सपोज करो आपके पास एक मीडियम है जिसमें आप एक नॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो करते हो, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है आपका, लास्ट तक पहुंच जाता है, लास्ट स्टेज तक आपका पहुंच जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन कराते गए और फिर इन्होंने ये देखा कि जब म्यूटेशन हुई ना, तब इन्हें इस मीडियम के अंदर कुछ एक चीज बाहर से डालनी पड़ रही थी, ठीक है ना। जैसे मान लो शुरू में एक मीडियम है, कल्चर मीडियम, उसमें आपने एक बैक्टीरिया डाल दिया, उस बैक्टीरिया के पास जीन ए भी है, जीन बी भी है और जीन सी भी है। तो उसने क्या किया, वो जो रॉ मटेरियल था उसको किस में चेंज कर दिया, आर्जिनिन में चेंज कर दिया। लेकिन जब उन्होंने म्यूटेशन करवा दी जीन ए में, तो अब भाई प्रीकर्सर तो मिला नहीं, अब उन्होंने क्या डालना पड़ा, बाहर से साइंटिस्ट ने क्या डालना पड़ा, ऑर्निथिन डालना पड़ा। तब जाके देखो एंजाइम बी भी प्रेजेंट था उसके अंदर, एंजाइम सी भी प्रेजेंट था, ठीक है। तब जाके उसने क्या बनाया, आर्जिनिन बनाया, मतलब बाहर से तुमने न्यूट्रिशन दिया ऑर्निथिन का। उसके बाद अगर मान लो एंजाइम बी में म्यूटेशन करा दी, यहां पे म्यूटेशन करा दी, तो पीछे के ये तो बनेंगे नहीं। अब क्या डालना पड़ेगा, अब मीडियम में क्या डालना पड़ेगा, उसको सिट्रुलिन डालना पड़ेगा, तब जाके, अब उसके पास क्योंकि एंजाइम सी बचा है, तब वो सिट्रुलिन को यूज करके आर्जिनिन बनाएगा, ठीक है ना, तब आर्जिनिन बनाएगा। अगर म्यूटेशन सी में भी, अगर एंजाइम सी में भी म्यूटेशन कर दी, तो उसने क्या बनाया खाली, तब हमें क्या डालना पड़ेगा, आर्जिनिन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा जो वाइल्ड टाइप था ना, जो जिसको शुरू में कुछ नहीं चाहिए, जो मिनिमल मीडियम में भी ग्रो कर रहा था, मतलब जब मीडियम में कुछ नहीं डाला था, प्रीकर्सर था खाली, ना ऑर्निथिन डाला, ना सिट्रुलिन डाला, ना आर्जिनिन डाला, ये सारी चीज खुद बना रहा था वो। तो ऐसे म्यूटेंट को मैं, ऐसे नॉर्मल मिनिमम मीडियम में जो ग्रो कर जाए, उसको मैं बोलता हूं बेटा ऑक्सोट्रोप। क्या बोलता हूं, ऑक्सोट्रोप। और जिसको हमने सारे मीडियम डाले, कभी ये डाल रहा हूं, कभी ये डाल रहा हूं, जो जिसके अंदर म्यूटेशन हुई, उसको बोलता हूं मैं बेटा प्रोटोट्रोप। क्या बोलता हूं, प्रोटोट्रोप, ठीक है ना, प्रोटोट्रोप, ठीक है बेटा। ये एक्सपेरिमेंट था किसका, बेडल और टैटम का। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ म्यूटेशन की। जो बेटा म्यूटेशन होती है वो आपकी दो तरीके की होती है, एक जीन म्यूटेशन और एक क्रोमोसोम म्यूटेशन। अगर मान लो ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये आपका क्रोमोसोम है और इसके ऊपर ए बी सी डी इस तरीके से आपके जीन है, ठीक है। अगर आप इन छोटे छोटे जीन में चेंज करते हो तो वो आपकी कैटेगरी हो जाएगी जीन म्यूटेशन, और अगर आप इस क्रोमोसोम के अंदर चेंज करते हो, पूरे के अंदर कुछ चेंज कर देते हो, तो वो आपकी आई किसके अंदर, क्रोमोसोम म्यूटेशन के अंदर। जीन म्यूटेशन में आप ध्यान रखना पॉइंट म्यूटेशन होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, आगे डिस्कस करेंगे। और क्रोमोसोम के अंदर बेटा भी कई तरीके की वो होती है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, ये भी हम लोग आगे जाके डीप में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि दो तरीके के म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन, ठीक है। पहले बात करते हैं बेटा क्रोमोसोम म्यूटेशन की। तो देखो बेटा क्रोमोसोम जो है मेरे पास इस तरीके से एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और आपको कि आपकी बॉडी में जैसे मान लो 2n जो है वो 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ना। अब मैं ये कहता हूं कि इसके अंदर मैं दो तरीके से क्रोमोसोम चेंज करा सकता हूं, म्यूटेशन दो तरीके से करा सकता हूं। एक, अगर मान लो इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो, अगर इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो तो, ठीक है ना। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो तो, दूसरा अगर मान लो इसके जो ये सेट है ना, जैसे मान लो डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, इसको मैं ट्रिप्लॉइड कर दूं, ठीक है ना, इसको मैं टेट्राप्लॉइड कर दूं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करके करा सकता हूं, या फिर एक ही क्रोमोसोम के अंदर चेंज करके म्यूटेशन क्रिएट कर सकता हूं,
ठीक है, तो दो तरीके से म्यूटेशन हो सकती है, क्रोमोसोम नंबर से और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे बेटा जो म्यूटेशन है क्रोमोसोम म्यूटेशन, उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहले बात करते हैं बेटा क्रोमोसोम नंबर की। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर को हम प्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर क्रोमोसोम नंबर का मैं चेंज करता हूं तो देखो दो तरीके से कर सकता हूं। आपके पास सपोज करो 42N क्रोमोसोम है, वो कितने हैं, 46 के बराबर है। ठीक है, एक बार तो मैं क्या करता हूं, इसका पूरा सेट चेंज कर देता हूं। मान लो इसको 4N कर दिया, 4N कर दिया ना, 4N कर दिया ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23 एक में है। ठीक है, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4 में कितने हो जाएंगे, 92। ठीक है, 92। ठीक है, एक तो मैं क्या है, इसके सेट चेंज कर दूं पूरा का पूरा। दूसरा क्या करूं, अगर मान लो मैं सेट चेंज ना करके मैं एक क्रोमोसोम ऐड या एक क्रोमोसोम डिलीट कर दूं। ठीक है ना, एक क्रोमोसोम ऐड या एक क्रोमोसोम डिलीट कर दूं, तो इसके बेसिस बेटा दो तरीके की म्यूटेशन होती है, एक यूप्लॉइडी और एक एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब होता है बेटा, अगर आप क्रोमोसोम को मतलब नंबर जो सेट है वो ही आप कंप्लीट सेट ही चेंज कर दे रहे हो, मतलब n से 2N, 2N से 4N, 4N से 6N, इस तरीके से आप उसके मल्टीप्लाई में आप करते जा रहे हो, मतलब नंबर चेंज करते जा रहे हो। दूसरा एनिप्लॉइडी क्या है कि अगर आप एक क्रोमोसोम सेट के अंदर एक क्रोमोसोम इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज में अगर एक कर रहे हो तो मोनोजोमी, अगर दो कर रहे हो तो नलजोमी, अगर इंक्रीज कर रहे हो तो एक ट्राइजोमी हो जाएगा, और दो इंक्रीज कर रहे हो तो टेट्राजोमी हो जाएगा। ठीक है, और बेटा अगर सेट में आप इंक्रीज करते जा रहे हो, दो से ज्यादा इंक्रीज कर दे तो पॉलीप्लॉइडी बोलता हूं। और पॉलीप्लॉइडी बेटा दो तरीके की होती है, एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक एलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इस चीज को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि यूप्लॉइडी क्या होता है, सेट में चेंज, और एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, आपका क्रोमोसोम नंबर में चेंज। जैसे मान लो 46 है तो एक क्रोमोसोम बढ़ गया, एक क्रोमोसोम घट गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपका सेट चेंज होगा। ठीक है ना, एक्स जो है वो 3x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया। तो इस तरीके से बेटा दो तरीके की यूप्लॉइडी के अंदर दो तरीके की कैटेगरी आती है, एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एक ऑटो और एक एलो, ऑटो और एलो। ठीक है ना, ऑटो क्या होती है बेटा, ऑटो क्या होती है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी वो होती है बेटा जिसमें आपका जो क्रोमोसोम नंबर है ना, जो क्रोमोसोम नंबर है, जैसे मान लो E1 चल रहा है, जैसे मान लो 2N है, ये आपका 4N हो। ठीक है ना, 4N हो, फिर ये आपका 6N हो। ठीक है ना, अगर मान लो आपका 3N है, ठीक है, वो आपका चेंज हो जाए 5N में। ठीक है ना, वो आपका चेंज हो 7N में। मतलब ओड चल रहा है तो ओड ही चलता रहे, और E1 चल रहा है तो उसमें E1 ही चलता रहे, मतलब सीक्वेंस चेंज ना हो, जो बेसिक नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका कंटिन्यू रहे। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ऑटो पॉलीप्लॉइडी। अब बेटा जो E1 नंबर के होते हैं ना, वो मोस्टली कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं, और जो ओड नंबर वाले होते हैं ना, वो मोस्टली कैसे होते हैं, आपके नॉन फर्टाइल होते हैं, वो आपके पार्थिनोजेनेसिस करते हैं, जैसे बनाना। ठीक है, बनाना के अंदर बेसिकली 3x होते हैं, 33। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एलोपोलीप्लॉइडी। एलोपोलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है बेटा, आप लोग जैसे मान लो 2N एक स्पीसीज का है और N एक स्पीसीज का, किसी और स्पीसीज का N लिया है, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, 3N बना दिया। कहने का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम अलग स्पीसीज के थे, एक क्रोमोसोम अलग स्पीसीज के थे। ठीक है, इनको मैं लेके आया, इनको मैंने 3N बना दिया। अब बेटा इनको अगर मुझे फर्टाइल करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसका नंबर डबल कर देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एलोपोलीप्लॉइडी क्या होता है, हाइब्रिड बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड बनता है। ठीक है, स्ट्राइल होते हैं क्योंकि मियोसिस नहीं हुई, भाई यहां पे मियोसिस नहीं हुई, 2N का 2N उठ के आ गया। ठीक है ना, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम कैन क्योर दिस प्रॉब्लम। अगर आप इस क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देते हो तो आपकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व हो सकती है। ठीक है, ये देखो आप लोग, आपके पास दो कंडीशन है, एक में देखो N नंबर आया, एक में N नंबर आया, मिलके 2N बना दिया। ठीक है, 14 यहां था,
14 यहाँ था, ठीक है, 7 7 आए, यहाँ पे 7 आए, यहाँ पे 7 आए, मिलके 2n बना दी, ठीक है। अब देखो अगर मान लो किसी स्पीसीज के पास 4n था और एक के पास 2n था, इसके पास क्या आया 14 आया और इसके पास क्या आया n आया, अलग अलग स्पीसीज है तो इन्होंने क्या किया 3n बनाया। अब मुझे इसको क्या कराना पड़ेगा, इसका क्रोमोसोम नंबर डबल कराना पड़ेगा, ठीक है। क्रोमोसोम डबल करने से क्या होगा, ये फर्टाइल बन जाएगा, ठीक है। देखो बेटा इसी तरीके से इसमें भी था, अलग अलग स्पीसीज थी, ग्रास की वैरायटी थी और वीट की वैरायटी थी, दो अलग अलग स्पीसीज क्रोमोसोम को मिलाया था, ठीक, जब जाके 14 बना था और मैंने क्या कर दिया, इसका नंबर डबल कर दिया। डबल करने के लिए ये देखो कोल्चिसिन, क्रोमोसोम को डबल करने के लिए एक मेडिसिन होती है, ठीक है, एक वो क्या करती है, आपकी क्रोमोसोम नंबर को सेपरेट नहीं होने देती। क्रोमोसोम नंबर जो है बेटा जब मेटाफेज प्लेट पे आते हैं तो उनको वहीं रखती है, जो एनाफेज आता है वो फेज आपका नहीं आने देती, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है आपका, बेसिकली आपका एक जो क्रोमोसोम है वो आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो। मैंने बताया ना कि 46 से एक नंबर इंक्रीज हो जाए या एक नंबर डिक्रीज हो जाए। ये देखो आप, जो दूसरा नंबर था इसकी जगह पे एक जगह पे 3 क्रोमोसोम आ गए और इस वाले इंडिविजुअल में एक ही क्रोमोसोम रहा, तो यहाँ पे तो बेटा ट्राइजोमी होगी और यहाँ पे क्या हो गई आपकी मोनोजोमी हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गई आपकी मोनोजोमी हो गई। अब बात आती है नेक्स्ट आती है आपकी क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन मतलब क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसमें चेंज। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो कई तरीके से आपका चेंज हो सकता है, शायद उसमें डिलीशन हो, ठीक है, क्या पता डिलीशन हो जाए, क्या पता डुप्लीकेशन हो जाए, क्या पता उसके अंदर इन्वर्जन हो, ठीक है ना। अब बात करेंगे बेटा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर की, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट आती है बेटा क्रोमोसोमल के अंदर डिलीशन। तो डिलीशन में आपका क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है बेटा वो डिलीट हो जाए, ठीक है, एक पार्ट जो है वो डिलीट हो जाए, ठीक है। अब डिलीट भी दो तरीके से हो सकता है, एक टर्मिनल मतलब टर्मिनल पॉइंट से डिलीट हुआ है, या फिर आपका बीच में से डिलीट हुआ है। अगर टर्मिनल पे डिलीट होता है तो बेटा एक डिसीज होती है क्राइड्यू-चैट, क्रोमोसोम नंबर 4 पे होती है। इसमें बच्चा क्या होता है बेटा, पैदा होते ही बिल्ली की आवाज निकालता है, बिल्ली की तरह रोने लगता है, ठीक है, क्राइड्यू-चैट, ठीक है। और ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, क्रोमोसोम नंबर 5 पे अगर टर्मिनल डिलीशन हो जाती है तब जाके होता है, ठीक है। और इंटरकैलर डिलीशन क्या होता है, जब आपकी बीच में से आपकी डिलीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा इन्वर्जन। इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है आपका, अगर जैसे मान लो जीन है A B C D E और F, इस तरीके से आपके पास जीन है, ठीक है। और अगर मान लो इन जीन का जो सीक्वेंस है क्रोमोसोम के अंदर वो इस तरीके से चेंज हो जाए, A C B D E और F, इस तरीके से अगर आपका क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाए, मतलब पहले क्या था BC सीक्वेंस था, अब क्या हो गया CB सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये क्या हुआ, आपस में बेटा इन्वर्जन हो गए, ठीक है ना, आपस में इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है। अब बेटा ये दो तरीके से हो सकता है इन्वर्जन। एक देखो क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर होती है ना, एक वो कन्वर्जन जिसमें आपका सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, एक वो कन्वर्जन जिसमें आपकी सेंट्रोमियर जो है वो इन्वॉल्व हो, एक वो कन्वर्जन जिसमें बेटा एक वो कन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो, एक वो कन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ना हो। ये देखो आप इसमें देखो सेंट्रोमियर के इसी साइड है दोनों, ठीक है ना भाई, येलो यहाँ पे चला गया और ब्लू यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, मतलब इन्होंने ब्लू यहाँ पे आ गया और येलो यहाँ पे चला गया, ठीक है, मतलब इन्होंने सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं किया, सेंट्रोमियर दूरी है इनसे। और अगर मान लो सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको मैं क्या बोलता हूं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, और अगर नहीं होती तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है ना। तो अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रही है तो पेरीसेंट्रिक, और अगर नहीं हो रही तो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होती है, आपका क्रोमोसोम जो जीन है वो आपका डुप्लीकेट कर जाए, जैसे मान लो E और F है, ठीक है ना, ये आपका दोबारा से आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब बेटा ये भी कई तरीके की हो सकती है, अगर मान लो एंड पॉइंट पे रिपीट हो, बीच में रिपीट हो, रिवर्स करके रिपीट हो, जैसे मान लो एक बार तो आया EF, ठीक है ना, एक बार तो आया EF और फिर आ जाए FE, ठीक है ना, फिर आ जाए FE, तो इस तरीके से डुप्लीकेट हुआ है। तो देखो रिवर्स, डिस्प्लेस, टेंडम, ठीक है,
टेंडम आपकी टर्मिनल पॉइंट पे, ठीक है बेटा, ठीक है ना, इस तरीके से चेंज हो सकता है। एक होता है बेटा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है बेटा अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे जाना। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है अपनी जगह छोड़ के कहीं और पोजीशन पे जाना। अब बेटा दो कंडीशन हो सकती है, अपनी जगह छोड़ी या तो अपने ही घर में जाए या फिर किसी दूसरे के घर में चला जाए, ठीक है। अगर अपने ही घर में जा रहा है तो उसको मैं बोलता हूं इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। इंट्रा का मतलब क्या होता है, अपने में, और इंटर क्या होता है, मतलब दूसरे होते हैं ना, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंट्रा का मतलब अपने स्कूल में ही कॉम्पिटिशन है, और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब दो डिफरेंट स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन क्या है कि अपने क्रोमोसोम्स की जगह छोड़ी और अपने ही क्रोमोसोम पे किसी और जगह पे चला गया। ये देख रहे हो आप, यहां से तो बी और सी निकल गया, देख रहे हो आप, यहां पे नहीं है ना बी और सी ए के बाद, और कहां जाके लग गया, कहां जाके लग गया, ई के बाद जाके लग गया, ठीक है, एफ के बाद जाके लग गया, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है आपकी, ये कंडीशन क्या है आपकी, ये कंडीशन क्या है आपकी, नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांजिशन है। और अगर बेटा दूसरे के घर में जा रहा है, ठीक है ना, दूसरे के घर में जा रहा है, अपना छोड़ के घर दूसरे के घर में चला गया, ठीक है ना, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। और अगर बेटा दूसरे के घर में चला जाए और दूसरे का घर वाला वापिस इसके घर में आ जाए, समझ रहे हो आप, मतलब जैसे मान लो मैं किसी दूसरे घर जाके गेहूं दे के आ जाता हूं और उसके बदले में चावल लेके आ जाता हूं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहां से तो उठ के ये इसके पास चला गया और इसने क्या किया, इसको वहां यहां पे भेज दिया। तो ये कैसी ट्रांसलोकेशन हुई बेटा, ये होती है रेसिप्रोकल, जिसके अंदर दोनों अपने अपने चेंज करते हैं। अभी तक देखो ना, इसमें दोनों ने चेंज किया ना इसमें दोनों ने चेंज किया, इसमें दोनों ने चेंज किया है, इसलिए यहां पे बेटा वर्ड यूज हो रहा था नॉन रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, आपका दोनों जो है आपस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, ओके। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका जीन म्यूटेशन। जो जीन म्यूटेशन होती है बेटा, वो एक पर्टिकुलर जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है, ठीक है। अगर नॉर्मल जीन है तो नॉर्मल प्रोटीन बनाता है, म्यूटेटेड जीन है तो वो म्यूटेटेड प्रोटीन बनाएगा, अब नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि जीन भी जो है वो ट्रांसमिट होता है और जीन ही बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन बनने की। अब बेटा बात करते हैं जीन म्यूटेशन। आपकी जो जीन म्यूटेशन है वो मैंने आपको दो तरीके की बताई थी, एक तो बताई थी सब्सटीट्यूशन और एक बताई थी फ्रेम शिफ्ट, एक तो बताई थी सब्सटीट्यूशन और एक बताई थी फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। सब्सटीट्यूशन अभी देखो नेक्स्ट दिखाता हूं। सब्सटीट्यूशन क्या होती है, सब्सटीट्यूशन क्या होती है, अगर सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि अगर मान लो एक बंदा को रिप्लेस कर दिया जाए, एक बंदे को रिप्लेस कर दिया जाए, आपको पता है जो जीन होते हैं वो किससे बनते हैं, वो ए न्यूक्लियोटाइड बेस से बनते हैं, ए टी जी सी, इन्हीं से बनते हैं ना जीन। अब बेटा इनके अंदर आपने दो कैटेगरी पढ़ी थी, एक पढ़ा था सर प्यूरिन, इसके अंदर कौन कौन आते थे, ए और जी आता था, ठीक है, ए और जी आता था। और एक पढ़ा था आपने पायरिमिडीन, और इसके अंदर कौन आते थे, इसके अंदर आता था सर टी और सी। टी और सी ये दोनों सिंगल साइक्लिक थे, और ए और जी आपके कैसे थे, जिसमें 2 साइकिल थी, ठीक है ना, 2 आपकी एरोमेटिक साइकिल थी, ठीक है ना। प्यूरिन में आपके ए और जी आते थे और पायरिमिडीन में आपके टी और सी आते हैं, ठीक है। अब बेटा बात आती है कि अगर मान लो इसको सब्सटीट्यूट कर दे, सब्सटीट्यूट मतलब ए टी को सब्सटीट्यूट कर दे, टी जी को सब्सटीट्यूट कर दे, इस तरीके से, मतलब एक हट जाए और उसकी जगह दूसरा लग जाए, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलता हूं, जीन म्यूटेशन की सब्सटीट्यूशन बोलता हूं। देखो आपका जो नॉर्मल जो आपका जो नॉर्मल जो आरबीसी होती है उसमें क्या होता है, जी ए जी जीन होता है, ठीक है ना, ये आगे जाके ग्लूटामिन को कोड करता है और ये नॉर्मल प्रोटीन बनाता है। अगर मान लो यहाँ पे टी आ गया, ठीक है, टी आ गया, यहाँ पे टी आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि बाद में यहाँ पे यूरासिल बेस आ जाता है, और यूरासिल जो है वो वैलिन को कोड करता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, फिर आपका म्यूटेंट प्रोटीन बनता है और सिकल सेप का आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे ए ने टी को रिप्लेस कर दिया, ए ने टी को रिप्लेस कर दिया। आपको बेटा अभी ये दो चीज पता होनी चाहिए कि प्यूरिन क्या है, ए और जी, और पायरिमिडीन क्या है,
टी और सी, और मैंने यहां पे ये कहा है कि ए को टी ने रिप्लेस किया है, ए की जगह टी आ गया। अगर बेटा ए की जगह टी आ गया तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या कि पायरिमिडीन ने प्यूरिन को जो है वो चेंज कर दिया, पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन आया। अब देखो बेटा, अगर आपका बेटा सब्स्टिट्यूशन में मतलब जो चेंज करे, अगर आपका देखो ग्वानिन क्या है, एक प्यूरिन है, ठीक है ना, और एडेनिन क्या है, ये भी एक प्यूरिन है, ठीक है ना। साइटोसिन क्या है, ये एक पायरिमिडीन है, और थाइमिन क्या है, ये एक पायरिमिडीन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, प्यूरिन को अगर प्यूरिन से चेंज करवाए, ठीक है ना, प्यूरिन को प्यूरिन से चेंज करवाए और पायरिमिडीन को पायरिमिडीन से चेंज करवाए, तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन को बोलता हूं मैं बेटा ट्रांजिशन, ठीक है। और अगर आपका प्यूरिन पायरिमिडीन से चेंज हो और पायरिमिडीन प्यूरिन से चेंज हो, तो ऐसी कंडीशन को मैं बोलता हूं ट्रांसवर्जन्स। इस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूं, ट्रांसवर्जन। अगर आपका प्यूरिन से चेंज हो रहा है, पायरिमिडीन से चेंज हो रहा है, तो वो तो हो गई ट्रांजिशन। और अगर पायरिमिडीन प्यूरिन से और प्यूरिन पायरिमिडीन से चेंज होता है, तो ऐसी कंडीशन को मैं बोलता हूं ट्रांसवर्जन। तो मैंने आपसे सिकल सेल एनीमिया में मैंने आपको क्या बताया कि ए ने टी को रिप्लेस किया है, तो उसमें क्या बात हुई, सर प्यूरिन ने पायरिमिडीन को चेंज किया है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ट्रांसवर्जन हुई है बेटा, ट्रांसवर्जन हुई है किसमें, सिकल सेल एनीमिया की म्यूटेशन में। क्वेश्चन एक बनता है कि इसमें किस तरीके की सब्स्टिट्यूशन है, सर ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन है। इसमें ग्लूटामीन की जगह क्या बना है, वैलिन बना है। इसमें ए ने टी को रिप्लेस किया है, ठीक है ना, टी ने ए को रिप्लेस किया है, ठीक है ना, 6th क्रोमोसोम पे 6th पोजीशन पे बेटा ये चेंज आता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है, अगर आपका जो जीन है, जैसे मान लो ए टी जी सी ए टी सी, अगर बेटा आपका एक बीच में से कोई जीन आपका यहां से हटके चला जाए, या इनकी पोजीशन पे कोई और जीन आ जाए, मतलब इनकी पोजीशन के बीच में कोई और जीन आ जाए, मतलब या तो किसी का इंसर्शन हो जाए या आपका डिलीशन हो जाए। तो बेटा देखो पहले ए टी जी था, ठीक है ना, अगर बीच में मान लो देखो आपका पहले रीडिंग कैसे हो रही थी, ए टी जी, ए कोडोन ये बन रहा था, फिर सी ए टी, ए कोडोन ये बन रहा था। अगर मान लो जी यहां से चला जाए तो अब कोडोन कैसे बनेगा, ए टी सी, ठीक है ना। जी चला गया तो ये अब आगे वाले को काउंट कर लेगा, ठीक है ना, अब कोडोन ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये कोडोन बन गया तो दिक्कत आ जाएगी। अब नेक्स्ट अगर मान लो यहां से ये एलिमिनेट हो जाता है, ये तो बात होगी एलिमिनेशन की, मतलब डिलीट की। अगर मान लो यहाँ पे एक जीन और आ जाता है, ठीक है ना, जैसे मान लो आपका यू जीन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टी जी, ए कोडोन बना, आगे कौन सा बन जाएगा, यू सी ए, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं जो रीडिंग है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इंसर्शन और डिलीशन बेटा दो तरीके की आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात बेटा किसकी, म्यूटाजेंस की। तो म्यूटाजेंस क्या होते हैं, जो एजेंट आपके म्यूटेशन क्रिएट करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूं, म्यूटेशन बोलता हूं। अब बेटा जो म्यूटेशन होती है वो कई तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी तरीके की हो सकती है, सर कई जो आपके किसी एजेंट के, कोई आपका फिजिकल एजेंट हो, जैसे यूवी लाइट हो गई, बीटा रे हो गई, गामा रे हो गई, और कई होती है बेटा केमिकल एजेंट, जैसे मान लो इथाइल मिथाइल सल्फेट हो गया, ठीक है ना, बेस एनालॉग्स हो गए, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट में बेटा वायरस वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इन सबको बेटा हम लोग डीप पढ़ेंगे आगे जाके, बेस एनालॉग, एल्कलाइटिंग एजेंट, इंटरकैलेटिंग एजेंट, डीएमिनेटिंग एजेंट, मेटल साइंस, सबको देखेंगे, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहली बात आती है किसकी, पहली बात आती है किस चीज की, पहली बात आती है आपकी फिजिकल म्यूटाजेंस की। तो बेटा जो फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक आपके आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं और एक होती है बेटा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन वो होती है बेटा जो आपकी बेसिकली किसको कंट्रोल करती है, जैसे मान लो यूवी लाइट है, ठीक है, ये आपकी आयनाइजिंग रेडिएशन है, और ये आप यूवी आपकी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, और एक्सरे गामा रे ये क्या है, आपकी आयनाइजिंग रेडिएशन है। ये देखो आयनाइजिंग रेडिएशन में कौन है एग्जांपल,
एक्स रे और गामा रे, बीटा रे, ठीक है ना, ये आपकी नो आयनाइजिंग रेडिएशन है। और यूवी लाइट क्या है, आपकी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। तो बेटा यूवी लाइट कैसे आपकी म्यूटेशन क्रिएट करती है, जहां पे भी यूवी लाइट को थायमिन एक साथ दिख जाते हैं ना, ये क्या करती है, इसके इस मिथाइल ग्रुप के अंदर बॉन्डिंग बना देती है, और जो इसका डबल बॉन्ड था ना, इसके अंदर बॉन्डिंग बना देती है इस तरीके से, ठीक है। तो उससे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या बन जाते हैं, डाइमर बन जाते हैं, मतलब टी का आपका डाइमर बन गया, और इससे क्या होती है बेटा, म्यूटेशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये पोर्शन तो आपका बिल्कुल खराब ही हो जाता है, ठीक है। ये आपका बेटा यहाँ पे बाइंड नहीं करता, जो पहले आपका टी ए के साथ बाइंड कर रहा था ना, वो अब आपका बाइंड नहीं करता, ठीक है। और एक्स आयनाइजिंग रेडिएशन कैसे चेंज करती है बेटा, ये आपके डीएनए को ब्रेक डाउन कर देती है, डीएनए के अंदर चेंज लेके आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से म्यूटेशन होती है। नेक्स्ट आता है बेटा केमिकल म्यूटेशंस कैसे करते हैं। केमिकल म्यूटेशंस के अंदर बेटा एक आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बेटा ऑक्सीडेटिव रिएजेंट होता है। ये क्या करता है, इस अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे इसको कीटोन में चेंज कर देता है, और जो एडेनिन का जो ये होता है ना, इसको भी आपका ऑक्सीजन में चेंज कर देता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, इसकी जगह ऑक्सीजन ऐड कर देता है, ठीक है ना, HNO3। अगर बेटा अब ऑक्सीजन जब ऐड हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जब ऐड हो जाती है तो साइटोसिन जो है वो यूरासिल में चेंज हो जाता है, और एडेनिन जो है वो क्या बना लेता है, हाइपोजेंथिन बना लेता है, हाइपोजेंथिन बना लेता है। और जो ये हाइपोजेंथिन होता है बेटा, ये किसके साथ बाइंड करता है, ये सी के साथ बाइंड करता है। अब बेटा आप मुझे ये बताओ, ए जो है वो नॉर्मल टी के साथ बाइंड कर रहा था, ठीक है। अब ए जो है वो तो बन गया हाइपोजेंथिन, और हाइपोजेंथिन चेंज बाइंड करेगा बेटा सी के साथ, और जब बेटा डीएनए के अंदर सी आ जाएगा, ये सी किसके साथ बाइंड करता है, ये सी करता है सर जी के साथ। तो जहां ए और टी बाइंडिंग हो रही थी, वहां अब किसकी बाइंडिंग होगी, सी और जी की बाइंडिंग होगी पूरी डीएनए के अंदर। तो इससे बेटा आपकी म्यूटेशन आ गई। देखो ये दिखा रखी, आपका TATC है, TAG है, TAG है और ATC है, ठीक है। जहां जहां ए है वहां वहां आप क्या करो, GH लगा दो, ठीक है ना। यहाँ H लगा दिया और एक पोजीशन पे यहाँ H लगा दिया। जहां H लगा वहां अब कौन आ गया, उसके जगह पे C आ सकता है, ठीक है ना, C आ सकता है। और अब C किसके साथ बाइंड होगा, C की जगह कौन, C के साथ कौन बाइंड करता है, G बाइंड करता है, ठीक है। तो अब देखो जहां पे आपका A और T थे, जहां पे आपका A और T थे, ठीक है ना, वहां अब आपके कौन राज कर रहे हैं, G और C राज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा म्यूटेशन हो जाती है डीएनए के अंदर, किससे, केमिकल म्यूटेशन से। कई बेटा ऐसे होते हैं सेल, कई ऐसे स्ट्रक्चर भी, केमिकल्स भी होते हैं जो बिल्कुल हमारे प्यूरिन और पायरिमिडीन की जैसे दिखते हैं, ठीक है। जैसे 5 ब्रोमो यूरासिल है, ठीक है ना, 5 ब्रोमो यूरासिल है, ये क्या करता है, ये ग्वानिन के साथ एक्ट कर जाता है, ये ग्वानिन के साथ बाइंड कर लेता है। और 5 ब्रोमो यूरासिल जो कीटोन फॉर्म है वो आपकी एडेनिन के साथ बाइंड कर जाती है, वो आपकी एडेनिन के साथ बाइंड कर जाती है, ठीक है ना। ये मतलब जहां थाइमिन ऐड होना चाहिए था वहां अब 5 ब्रोमो यूरासिल ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है, 5 ब्रोमो यूरासिल जब ऐड होता है तो ये बेसिकली क्या करता है, म्यूटेशन क्रिएट करता है। कैसे, देखो बेटा 5 ब्रोमो यूरासिल जो है वो दोनों के साथ ऐड कर सकता है, ए के साथ भी और जी के साथ भी, ठीक है ना, अभी हमने देखा, ठीक है। अब देखो जहां पे आपका ए और टी था, ठीक है ना, जब रेप्लिकेशन होती है तो इस ए के साथ अगर एक बार इस डीएनए की रेप्लिकेशन हुई तो इस ए ने इस टी की जगह कौन आ गया, इसके पास 5 ब्रोमो यूरासिल आ गया, ठीक है। अगर दोबारा से इसकी आपकी म्यूटेशन मतलब रेप्लिकेशन होती है तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक ए वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, ये अपनी अलग डीएनए बनाएगा, और एक ये 5 ब्रोमो यूरासिल वाला अलग हो गया, ठीक है ना, 5 ब्रोमो यूरासिल वाला अलग हो गया। अब बेटा ये जो 5 ब्रोमो यूरासिल वाला है, इसने किसके साथ बाइंड कर लिया, जी के साथ, और ये जी आगे जाके किसके साथ बाइंड हो जाएगा, सी के साथ। तो देखो जहां ए और टी बाइंड करने थे अब वहां कौन आ गया, जी और सी आ गए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा आपकी म्यूटेशन ये करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा एल्केलाइटिंग एजेंट। एल्केलाइटिंग एजेंट बेटा कई तरीके से म्यूटेशन कर देते हैं। कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बेटा डीएनए से इनको निकाल देते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड बेस को निकाल देते हैं, या फिर मतलब उनके अंदर कोई चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो ग्वानिन है, ग्वानिन की अगर इथाइल मिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी ना, तो बेटा इसका क्या कर देता है, यहाँ पे कार्बन ऐड करवा देता है, यहाँ पे लो मिथाइल ग्रुप ऐड करवा देता है। और जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है ना बेटा, ये जो ग्वानिन था ना बेटा, इसके पास 3 रीजन थे अटैच होने के, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता था ये,
अब बेटा ये क्या बनाता है, अब ये आपका 2 ही बॉन्ड बनाता है, और 2 ही बॉन्ड में आपका कौन सा, जहां जी के साथ सी ऐड होता था ट्रिपल बॉन्ड में, अब जी के पास ट्रिपल बॉन्ड तो बचे नहीं, 2 बॉन्ड बचे, तो अब वहां कौन आ जाएगा, थाइमिन आ जाएगा। तो इस वजह से बेटा थाइमिन अब आगे किसको अटैच करेगा, एडेनिन को। तो राज किसका हो जाएगा, थाइमिन और एडेनिन का राज हो जाएगा इसमें। और कौन खराब हो जाएगा, आपका ग्वानिन खराब हो जाएगा। जहां ग्वानिन को अपना राज करना था वहां थाइमिन और एडेनिन राज कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां प्यूरिन राज कर रहे हैं जहां पायरिमिडिन का राज होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा इतना ही था बेटा। हम लोगों ने क्या क्या देखा, म्यूटेशन देखी और उसके एजेंट देखे। आप लोगों को बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो अप्रिशिएट करने के लिए बेटा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर अच्छी थी। अगर कहीं गलती हुई है तो वो भी बताइएगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा बेटा अगर आपको अच्छे लगे तो। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।